वेलकम बैक टू इंडियन ज्योग्राफी थ्रो मैप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर को कवर किया था, द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसे हम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोलते हैं, जिसे हमने मैप्स और नोट्स की हेल्प से डिटेल में समझा था। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक और इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर को, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नोट्स की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि इसमें जो मैप्स पर समझने वाली चीज़ें वो बहुत ही थोड़ी कम है। जैसे हम लोकेशन को समझेंगे इसके, और इसके डिवीज़न को समझेंगे, पर इसके अंदर जो वेरियस लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसको हम सबसे पहले नोट्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, तो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। अगर हम इसकी टोपोग्राफी को समझें, टोपोग्राफी की बात करें, तो अब जो इसकी टोपोग्राफी है वो है अनडल्टिंग टोपोग्राफी। अब अनडल्टिंग टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लैंड ना बिल्कुल फ्लैट है और ना ही कंप्लीटली माउंटेनियस है। तो इट मीन्स नॉट अ फ्लैट सरफेस, देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन सरफेस ऑल्सो। इस रीजन में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ जगह रिलेटिवली फ्लैट और कुछ जगह सरफेस बिल्कुल सी वेव्स की तरह लगती है। इसी वजह से इसको वेव लाइक सरफेस भी कहा जा सकता है। अब अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट इसका कैसा है? एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि एरिड क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लो रेनफॉल होती है, जो अप्रोक्स 150 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है, जो बहुत ही कम है। यहाँ पर हमको हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई इवापोरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो स्पार्सली है। तो एरिड क्लाइमेट के यहाँ पर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, हाई इवेपोरेशन, और वेजिटेशन भी स्पार्स होती है। अगर हम यहाँ की वेजिटेशन की बात करें, तो यहाँ पर मोस्टली हमको ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट देखने को मिलते हैं, जैसे कैक्टस, खेजरी, बबूल, डेट पाम्स। इन प्लांट्स को हम जेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जेरोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि जेरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत कम वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं। इनकी लीव्स स्मॉल होती हैं और इनमें हमें स्पाइक्स भी देखने को मिलते हैं। क्या हमें देखने को मिलते हैं? नॉट स्पाइन, इट्स स्पाइक। स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस होता है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। अगर हम इनकी स्टेम्स की बात करें तो फ्लैसी होती है और थिक होती है। ये फ्लैसी और थिक क्यों होती है? क्योंकि ये वाटर को स्टोर कर सके। अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो काफी डीप होती हैं, ताकि जितना भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। सो इनकी डीप रूट्स क्यों होती हैं? टू ऑब्जर्व मोर वाटर्स। तो क्लाइमेट की बात करें तो एरिड क्लाइमेट है। यहाँ पे ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट देखने को मिलते हैं, जिनको हम जेरोफाइट्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। अगर हम इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो इस डेजर्ट की हिस्ट्री अगर हम सबसे पहले मीजोजोइक एरा से देखें, तो अगर मीजोजोइक एरा के दौरान ये पूरा रीजन डेजर्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सी था। सो ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा दिस वाज अ ग्रेट सी, नॉट अ डेजर्ट। अब ये हमें कैसे पता चलता है? इस बात का एविडेंस साइंटिस्ट को जैसलमेर रीजन से मिला है और ब्रह्मसर रीजन से मिला है। जैसलमेर में अकाल वुड के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं और ब्रह्मसर में मरीन डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों एविडेंस इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये एरिया कभी सी के नीचे था। फिर सवाल आता है कि सी से डेजर्ट कैसे बना? तो डेजर्ट कैसे बना? हाउ इट कन्वर्ट इनटू डेजर्ट? बिकॉज ड्यू टू द क्लाइमेटिक एक्शन। लाखों सालों तक लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, फिजिकल वेदरिंग और स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन के कारण इस रीजन की सरफेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई
और धीरे धीरे ये एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इट कन्वर्ट इनटू डेजर्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक एक्शंस लाइक लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो डेजर्ट का इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है वो क्या होते हैं? ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स बेसिकली सैंड के हिल्स या माउंट्स होते हैं जो विंड के डिपोजिशन से बनते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? दीज आर द हिल्स और माउंट्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड कैरिड बाय विंड। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो डेजर्ट में हवा कंटिन्यूअसली सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रहती है। जब हवा की स्पीड कम हो जाती है या उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है जैसे कि रॉक, तो हवा अपनी सैंड वहीं डिपॉजिट कर देती है। धीरे धीरे वही डिपॉजिटेड सैंड एक्यूमुलेटेड होकर एक ड्यून बन जाता है। तो इंडियन डेजर्ट में मेनली दो टाइप्स के ड्यून्स मिलते हैं। So two types of dunes have been found in the Indian desert. First is longitudinal dunes and second is barkhans. अगर हम longitudinal dunes की बात करें तो ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, लॉन्ग और नैरो रिजेस शेप में होते हैं। ये विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं, तो फॉर्म्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। और थार डेजर्ट में ये काफी कॉमन है। अगर वहीं पर हम वारखांस ड्यून की बात करें तो इनका शेप हाफ मून शेप की तरह होता है जिसको हम क्रिसेंट शेप भी बोलते हैं। ये तब बनते हैं जब विंड एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स कब बनते थे? जब ये विंड के पैरेलल डायरेक्शन में बनते थे। और वहीं पर वारखांस कब बनते हैं? जब विंड कंटिन्यूअसली फ्लो करती है वन डायरेक्शन में। तो वारखांस फॉर्म्ड व्हेन विंड कंटिन्यूअसली फ्लो इन वन डायरेक्शन। इनको इनके हॉर्न टिप्स हमेशा विंड की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते रहते हैं। तो वारकांस दूसरा टाइप है ड्यून्स का। ये हाफ मून या क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब विंड एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चलती रहे और इनके हॉर्न टिप्स भी होते हैं जो हमें विंड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। अब कुछ और अदर इंपोर्टेंट लैंड फॉर्म्स की बात करें तो अदर इंपोर्टेंट लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आते हैं? मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस। तो सबसे पहले हम मशरूम रॉक्स की बात करते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि इसका शेप मशरूम जैसा होता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि हवा ग्राउंड के पास ज्यादा स्पीड से चलती है और रॉक के लोअर पार्ट को ज्यादा इरोड करती है। रिजल्ट ये होता है कि नीचे का पार्ट पतला हो जाता है और ऊपर वाला कंपैरेटिवली मोटा रह जाता है। इसी वजह से ये मशरूम का शेप ले लेते हैं। तो मशरूम रॉक्स क्या होते हैं? दीज फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेटर विंड इरोजन एट इट्स बेस देन टॉप। तो मशरूम का आपने शेप देखा होगा, वो टॉप पर काफी बड़ा होता है और जो उसका स्टेम होता है मींस उसका जो लोअर पार्ट होता है वो काफी लॉन्ग शेप में होता है और थोड़ा पतला होता है। तो ये मशरूम शेप्स में बनते हैं क्योंकि जो विंड होती है वो सैंड को लोअर पार्ट से ज्यादा इरोड कर देती है। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग ड्यून्स की। तो डेजर्ट में हवा कंटिन्यूअसली सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती रहती है। इसी वजह से ड्यून्स भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें शिफ्टिंग ड्यून्स कहा जाता है। तो कुछ ड्यून्स वो होते हैं जो अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं? चेंज। तो ड्यून्स दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ओएसिस। तो ओएसिस क्या होता है? अब डेजर्ट के बीच अगर अचानक ग्रीनरी और वाटर मिल जाए तो उस प्लेस को ओएसिस कहते हैं। मींस ओएसिस वो जगह होती है जहां ग्राउंड वाटर सरफेस के काफी पास आ जाता है डेजर्ट में। इसी वजह से यहाँ ट्रीज ग्रो करते हैं, फार्मिंग पॉसिबल होती है और विलेजेस भी डेवलप हो जाते हैं। सदर्न थार डेजर्ट में ओएसिस रिलेटिवली ज्यादा मिलते हैं और डेजर्ट के लिए ओएसिस किसी लाइफलाइन से कम नहीं होते, बिकॉज ये एक तरीके से सोर्स ऑफ वाटर को भी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर काफी जमीन के पास है। तो ओएसिस क्या होते हैं? ओएसिस बेसिकली डेजर्ट की फर्टाइल एरिया होती है, फर्टाइल एरिया इन डेजर्ट वेयर ग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस
सपोर्टिंग वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि ये विलेजेस के डेवलपमेंट वगैरह में भी हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर काफी पास में होता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स की। क्या डेजर्ट में भी रिवर्स होती हैं? हाँ, डेजर्ट में रिवर्स होती हैं। अब अगर हम इंडियन डेजर्ट की रिवर्स की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर रिवर्स एफिमेरल रिवर्स होती हैं। कैसी होती हैं? एफिमेरल रिवर्स। एफिमेरल रिवर्स क्या होती है? रिवर्स फ्लो ओनली इन रेनी सीजन। तो एफिमेरल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में फ्लो करती हैं, बाकी साल उनका रिवर चैनल ऑलमोस्ट ड्राई रहता है, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है। इस रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी रिवर। तो लूनी रिवर के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो अरावली के पास ओरिजिनेट होती है और वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए रन ऑफ कच्छ की तरफ चली जाती है। इसीलिए लूनी को इंडियन डेजर्ट की सबसे सिग्निफिकेंट रिवर माना जाता है और बेसिकली इसको लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट भी माना जाता है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो रेनफॉल कम और इवापोरेशन बहुत हाई होने की वजह से कई स्ट्रीम्स कुछ डिस्टेंस फ्लो करने के बाद ही डिसअपियर हो जाती हैं। तो कुछ रिवर्स सी तक पहुंचने से पहले ही अगर लैंड पर ही डिसअपियर हो जाएं, क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। तो उनके पास कोई वाटर सोर्स नहीं होता उनके वाटर चैनल को फिल करने के लिए, और ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इन डेजर्ट इवापोरेशन भी बहुत हाई होती है। तो ये जो स्ट्रीम्स होती हैं वो कुछ डिस्टेंस फ्लो करने के बाद ही डिसअपियर हो जाती हैं, सी तक पहुंच ही नहीं पाती। इस फिनोमेना को हम इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। तो इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? सिस्टम इन विच रिवर्स डू नॉट रीच द सी बट टर्मिनेट इन लेक्स लाइक प्लाया लेक्स और डिसअपियर इनटू सैंड। अब ये प्लाया लेक्स क्या होते हैं? तो प्लाया लेक्स बेसिकली एक टेम्परेरी लेक या डिप्रेशन होता है। रेनी सीजन में इसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है, लेकिन समर में हाई इवापोरेशन की वजह से ये वाटर ड्राई हो जाता है और पीछे सॉल्ट की लेयर बच जाती है। इसी वजह से प्लाया लेक सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में प्लाया लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिवर्स होती है वो काफी टाइम इसी डिप्रेशंस में इन्हीं डिप्रेशंस में ड्रेन कर जाती हैं, तो वहां पर लेक टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और ये इनका जो वाटर होता है वो काफी सॉल्टी होता है, और जब इवापोरेशन हाई होने की वजह से वाटर इवापोरेट हो जाता है तो यहाँ पर सॉल्ट रह जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सॉल्ट के लिए। अब हम इसको पूरे को मैप की हेल्प से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट को अगर मैप पर देखें तो इसकी लोकेशन क्या है इंडिया में? तो बेसिकली इसकी लोकेशन है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लाई करता है अरावली रेंज के। तो ये अरावली रेंज के इस तरफ डिमार्केटेड एरिया है द डेजर्ट। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करें तो इसके डिवीजन की बात करें तो जो हमारा थार डेजर्ट है उसको ओरिएंटेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट का स्लोप सिंध की तरफ लाई करता है, जो इस वाली एरिया का जो स्लोप है वो। और वहीं पर अगर हम सदर्न पार्ट के स्लोप की बात करें तो वो जो इस वाली एरिया है रन ऑफ कच्छ की तरफ लाई करता है। अगर वहीं पर जैसे हमने देखा था कि इसके एविडेंस कहाँ मिले कि ये सी था, तो जैसलमेर भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको अकाल वुड फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। ब्रह्मसर जैसलमेर के जस्ट नीचे है जहाँ पर हमको मरीन डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो ये है लूनी रिवर, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अरावली हिल्स से। तो ये लूनी रिवर थार डेजर्ट में भी लाई करती है। और हमने प्लाया लेक्स भी देखा था, सॉल्ट लेक्स। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट लेक है पचपद्रा लेक, जो प्लाया लेक है वो लूनी रिवर के साउथ में लाई करती है। और दो इंपॉर्टेंट प्लाया लेक्स भी हैं जो राजस्थान में है, एक दीदवाना प्लाया लेक एंड सांबर प्लाया लेक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी आपको रिमेंबर रखना है। वहीं पर अगर हम इसके स्टेट्स की बात करें तो जो इंडियन थार डेजर्ट है वो बेसिकली 4 इंडियन स्टेट्स में आता है। फर्स्ट
राजस्थान। सेकंड गुजरात का जो ये रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है यहाँ पर, इसका कुछ पार्ट हरियाणा की तरफ भी लाई करता है और कुछ पार्ट यहाँ पे पंजाब के साउथ वेस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी लाई करता है। अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट की बात करें तो 60% ऑफ द थार डेजर्ट एरिया लाई इन द राजस्थान। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अगर यहाँ पे हम देखें तो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी इसका एरिया है वो लाई करता है। So the Great Indian Desert mainly spread across 4 Indian states: Rajasthan, Gujarat, Haryana, and Punjab. Out of these, Rajasthan has the largest share of the desert. Beyond India, the Thar Desert also extends into the southern province of Pakistan. तो इसी के साथ हमने इंडियन डेजर्ट की लोकेशन, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, डिवीजन, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, सैंड ड्यून्स, इंपोर्टेंट अदर लैंडफॉर्म्स को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया के कोस्टल प्लेन्स को मैप्स और नोट्स की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।